गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 42 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी से। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 5 के अंदर जो थ्योरीज थी उनके बारे में हमने यहाँ पे इस यूनिट के अंदर समझा है। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो थ्योरी पढ़ी थी वो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में समझा था, और उसके बाद हमने उसके जो 2 फॉर्म्स हैं एब्सोल्यूट पीपीपी, रिलेटिव पीपीपी के बारे में भी समझा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से रिलेटेड था, जिसको हमने समझा था पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है। कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप ये देखते हैं कि जब हम किसी कंट्री का जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं उनका जब हम एक रिकॉर्ड, एक जो डाटा है वो मेंटेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स कि हम उसके अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को जो कि हमारे कंट्रीज़ के बिटवीन किए जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे एक थ्योरी बताई गई है जिसको हम थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। कि इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज टू अ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। द थ्योरी स्ट्रेसेस दैट द रेट एक्सचेंज बेसिकली रिलेट टू द पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न। कि ये रेफ़र करती है डिमांड और सप्लाई थ्योरी को जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड होती है। मीन्स कि हम इस थ्योरी को मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं एक्सचेंज की। और ये थ्योरी स्ट्रेस करती है उस रेट एक्सचेंज को जो बेसिकली रिलेटेड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोजीशन से जो किसी कंट्री के कंडीशन में होती है। ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू एन एप्रिसिएशन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री। अगर हम ये कहेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है तो वो लीड करेगा एक्सटर्नल वैल्यू के एप्रिसिएशन को लेके किसी करेंसी को जो कि किसी कंट्री की होगी। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉजेज अ डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यू। और जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो कॉज करेगा एक्सटर्नल वैल्यू के डेप्रिसिएशन को। The balance of payment theory of exchange rate holds that the price of foreign money in terms of domestic money is determined by the three forces of demand and supply in the foreign exchange market. It follows that the external value of a country currency will depend upon the demand for and supply of the currency. कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है वो एक्सचेंज रेट है किसी प्राइस को लेके जो कि फॉरेन मनी की होती है, जिसको हम होल्ड करते हैं किसके टर्म में, डोमेस्टिक मनी की टर्म में, जिसको डिटरमाइन किया जाता है फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। तो ये फॉलो करती है उन एक्सटर्नल वैल्यू को जो कि कंट्री करेंसी की होती है, जो डिपेंड होती है डिमांड और सप्लाई किसी करेंसी के बिहाफ पे। द थ्योरी स्टेट दैट द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड बाय द वेरियस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अ डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू अ fall or depreciation in the rate of exchange, while a surplus in the balance of payment strengthens the exchange reserve, causing an appreciation in the price of home currency in term of foreign currency. ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो फोर्सेज हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई के वो डिटरमाइन किए जाएँ वेरियस आइटम से जो कि किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं कि जो डेफिशिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो लीड करता है डेप्रिसिएशन को, मींस फॉल को, जो किसी रेट ऑफ एक्सचेंज के होते हैं। और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के उस स्ट्रेंथ को बताता है जो एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, और जो कॉजिंग होती है हमारे एप्रिसिएशन रेट की, तो उसकी जो प्राइस है होम करेंसी की उसकी टर्म होती है फॉरेन करेंसी से। ए डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज दैट डिमांड फॉर करेंसी एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स सप्लाई। कि जो डेफिशिएट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो किसी कंट्री के अंदर इम्प्लाइज होता है जब हम डिमांड किसी फॉरेन एक्सचेंज को एक्सीड करते हैं सप्लाई से। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन मनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मस्ट राइज। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो प्राइस होती है फॉरेन मनी की किसी डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में वो राइज होने लगती है। द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मस्ट फॉल। और जो एक्सचेंज रेट होती है किसी डोमेस्टिक करेंसी की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑन द अदर हैंड, अ सरप्लस इज द in the balance of payment of a country implies a greater demand for home currency in a foreign country that are the available supply। क्या अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो जो सरप्लस है बीओपी का किसी कंट्री का वो इम्प्लाई करता है एक ग्रेटर डिमांड को जो कि होम करेंसी की होती है एक फॉरेन कंट्री के अंदर उसकी अवेलेबल सप्लाई से। एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मनी राइजेज, द रेट ऑफ एक्सचेंज इम्प्रूव्स। इसका ये रिजल्ट होता है कि जो प्राइस है किसी होम करेंसी की किसी फॉरेन मनी की टर्म में वो राइज होती है, तो जो एक्सचेंज रेट है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होती है।
According to the balance of payment theory, the demand for foreign exchange arises from the debit item in the balance of payment, whereas the supply of foreign arises from the credit item. कि हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो अराइज होती है किससे? डेबिट आइटम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट आइटम से। और जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो अराइज होती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट आइटम से। The theory states that the equilibrium rate of exchange is determined at a point where the demand for and supply of the country currency are equal. तो ये थ्योरी स्टेट करती है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिटरमाइन किया जाता है, उस पॉइंट को जो कि डिमांड और सप्लाई बताती है किसी कंट्री करेंसी की जो कि इक्वल है। तो अब इसे डायग्राम से हम ये देखें तो डायग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो ओ एक्स एक्सिस है वहाँ पे फॉरेन करेंसी दी गई है और जो ओ वाई एक्सिस है वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कर्व बना रखे हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पी पॉइंट पे, तो हम ये देख रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अगर आप मान के चलिए कि डिमांड अराइज हो रही है तो आप ये देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी क्या होता है? अराइज होने लगता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पे जो डिमांड है किसी कंट्री करेंसी की वो उसकी सप्लाई से इक्वल होती है। और अगर हम कहें कि जो डिमांड है हमारी एक्सचेंज रेट को लेके अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भी क्या होएगा? अराइज होगा। तो इस फिगर के अंदर आप ये देखेंगे कि जो फॉरेनर्स है मीन्स डिमांड कर्व के किसी कंट्री करेंसी को लेके, तो वो शो कर रहे हैं उन प्राइस ऑफ करेंसी को किसकी टर्म में? फॉरेन करेंसी की टर्म में। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लो है जब डिमांड ऑफ करेंसी क्या है? हाई हो रही है, या वाइस वर्सा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एस है मीन्स सप्लाई है, कर्व है किसी करेंसी को जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का है, तो सप्लाई जब अराइज हो रही है तो जो प्राइस के साथ, तो हम ये कह रहे हैं कि जो पीएम पॉइंट है वो एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें हम जो ये कह रहे हैं कि जो डिमांड और सप्लाई के ओएम में गिवन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या बताया है कि जो डी है वो क्या है? हमारे फॉरेनर्स डिमांड कर्व किसी कंट्री करेंसी के, और वो शो कर रहे हैं उन प्राइस ऑफ करेंसी को किसकी टर्म में? फॉरेन करेंसी की टर्म में। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लो है किसके बेसिस पे? करेंसी की डिमांड के बेसिस पे जो कि हाई हुई है। तो अगर जो डिमांड करेंसी है अगर वो क्या है? हमारी लो है, तो जो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज है वो हाई होगी। तो अगर हम देख रहे हैं दूसरी साइड पे, तो जो सप्लाई कर्व है किसी करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, तो अगर सप्लाई राइज हो रही है प्राइस के साथ, तो जो पीएम जो हमारा पॉइंट है मीन्स इक्विलिब्रियम रेट है वो किसी रेट ऑफ एक्सचेंज की होगी, और जो ओएम है मीन्स जो हमारा ओएम है पॉइंट है वो किसी डिमांड और सप्लाई को बताएगा। If the country export increases, foreigners' demand for its currency increases, which is graphically shown by the shifting of D curve to D1. Consequently, a new exchange rate is determined by the P1 or M1. This happens when a country has a surplus balance of payment. When a country has a deficit balance of payment, its supply of currencies foreign exchange market will be more than the foreign demands for it. Consequently, the rate of exchange will fall. अगर हम यहाँ कहें कि जो कंट्री की जो एक्सपोर्ट है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो जो फॉरेन डिमांड है किसी करेंसी की वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ग्राफिकली हमने यहाँ शो किया है उसको किससे? डी से। जो D1 जो कर्व शिफ्ट हो रहा है मीन्स डी से जो D1 जो कर्व है हमारा डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो रहा है वो किसको बता रहा है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो फॉरेन डिमांड्स है हमारी वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर हम देखें तो जो न्यू एक्सचेंज रेट है जिसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं P1 और M1 से, तो जो कंट्री है वो हैपन कर रही है सरप्लस को लेके किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो जो कंट्री है वो डेफिशिएट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब सप्लाई किसी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज़्यादा हो और जो फॉरेन डिमांड है वो कम हो। तो जो रेट है एक्सचेंज की, हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज की, वो धीरे धीरे कम होती है। द थ्योरी इज हाउएवर द फॉलोइंग लिमिटेशन, कि अगर हम देखें तो इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनको मैंने पॉइंट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि इट एज्यूम्स दैट परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दिस इज नॉट वेरी रियलिस्टिक इन द प्रेजेंट डे ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्स। कि हम ये एज्यूम करें कि जो परफेक्ट कंपटीशन है या नॉन इंटरवेंशन है किसी गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, तो अगर वो रियलिस्टिक नहीं है ना प्रेजेंट डे के अंदर किसी एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर, तो वो इसके अंदर एज्यूम की जाती है किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के अंदर। द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दैट डिटरमाइंस द इंटरनल वैल्यू ऑफ ए करेंसी, फॉर दिस वी हैव टू रिसॉर्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर ये थ्योरी
अगर डिटरमाइन नहीं कर पाती इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को, तो ये रिजॉर्ट होती है किसी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से। इट अनरियलिस्टिकली एज्यूम्स दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी एट द फिक्स क्वांटिटी, कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फिक्स क्वांटिटी के अंदर है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर इज़ अ नो कैजुअल रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड द इंटरनल प्राइस लेवल, कि हम ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी के अंदर किसी भी तरीके का कोई कैजुअल रिलेशन कनेक्शन नहीं है रेट ऑफ एक्सचेंज और इंटरनल प्राइस लेवल के बीच में। ये इसलिए है क्योंकि ये जो फैक्ट है कि जो सम कनेक्शन है किसके बीच में, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन के बीच में, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्राइस ऑफ कॉस्ट को जो किसी कंट्री के स्ट्रक्चर के होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द थ्योरी इज इनडिटरमिनेटेड एट द टाइम इट स्टेट्स दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज, हाउएवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज, दस देयर इज ए ट्यूटोलॉजी सो दैट डिटरमाइंस दैट वाट इज़ नॉट अ क्लियर, कि जो थ्योरी है वो इनडिटरमिनेट है किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो ये स्टेट करती है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज से, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इटसेल्फ एक फंक्शन प्ले रोल करता है रेट ऑफ एक्सचेंज को लेके। तो ये एक ट्यूटोलॉजी है जो डिटरमाइन करती है कि जो कि क्लियर नहीं है किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।